हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है रूसो तथा हॉब्स की तुलना। इससे पहले के जितने भी हमारे व्याख्यान हुए हैं उसमें हमने हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों पश्चिमी विचारकों के समझौतावादी सिद्धांत से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के बारे में बातचीत की है। आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं रूसो और हॉब्स की तुलना के संदर्भ में। तो हॉब्स और लॉक और रूसो तीनों ही समझौतावादी विचारक हैं, ये हम सभी इस बात से परिचित हैं। लेकिन जहाँ तक दोनों समझौतावादी सिद्धांत के अलावा कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर के हमें कुछ मामलों में उनमें अंतर नज़र आता है और कहीं उनमें समानता भी दिखाई देती है। तो जब हम रूसो और हॉब्स के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम इस बात की चर्चा आरंभ करेंगे कि रूसो और हॉब्स के चिंतन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि समान रूप से दिखाई देती हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम समानता को लेकर आरंभ करें तो हॉब्स और रूसो की जो विचारधारा है, जो चिंतन है, उसमें हमें बहुत कुछ चीज़ें एक समान नज़र आती हैं, कुछ समानता के लक्षण नज़र आते हैं। और वो जो समानता के लक्षण हैं वो जो रूसो ने बताए हैं वो लगभग वैसे ही नज़र आते हैं जिनका वर्णन हॉब्स ने अपने संप्रभु में किया है। और इसीलिए जो समानताएं दिखाई देती हैं उनके आधार पर अगर हम कुछ निष्कर्ष निकालें समानताओं का दोनों ही विचारकों में, तो हमें कुछ बातें समान रूप से दिखाई देती हैं। पहली बात आती है कि हॉब्स की तरह रूसो भी सामान्य इच्छा को संपूर्ण मानता है, संपूर्ण या पूर्ण मानता है। और ये मानता है कि जिस तरह से रूसो ने सामान्य इच्छा की कल्पना की थी उसको बिल्कुल सही मानता है। और ये कहता है कि ये सभी व्यक्तियों की इच्छाएं जो रूसो ने अपने सामान्य इच्छा सिद्धांत में अभिव्यक्त की हैं वह सही हैं। और हॉब्स इस बात को मानता है और हॉब्स की तरह रूसो भी सामान्य इच्छा को पूर्ण मानता है। दूसरी बात, हॉब्स के जो मानव देव का जो अविभाज्यता संबंधी जो गुण है वो रूसो की सामान्य इच्छा में भी पाया जाता है। अर्थात हॉब्स क्या कहता है कि मनुष्य को, उसके विचारों को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी उसकी जो सबकी सोच है वो अविभाज्य है और उस सोच के कारण ही सबने मिलकर के एक समझौता किया था। और यही गुण रूसो की सामान्य इच्छा में भी दिखाई देता है कि सब व्यक्तियों ने मिलकर अपनी जितनी भी शक्तियां थी समर्पित की और उसको एक सामान्य इच्छा के रूप में समाज के लिए स्थापित किया है। तीसरी बात जो हमें समानता की तरह हमको दोनों ही विचारकों में नजर आती है वह है कि हॉब्स की प्रभुसत्ता की तरह से ही रूसो भी अपनी सामान्य इच्छा को अहस्तांतरणीय मानता है। यानी हॉब्स जैसा कहता था कि भाई जो प्रभुसत्ता है, जो बागडोर है शासन की, उसको किसी को दिया नहीं जा सकता है, उसी तरह से रूसो भी ये मानता है कि जो सामान्य इच्छा है वो अहस्तांतरणीय है, अर्थात उसको किसी को दिया नहीं जा सकता। क्योंकि अगर उसका स्थानांतरण करते हैं, उसका हस्तांतरण करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि प्रभुसत्ता का लोप होना, यानी प्रभुसत्ता का समाप्त हो जाना। अगली चीज, हॉब्स की भांति रूसो भी संप्रभुता को स्थायी मानते हैं। वो कहते हैं कि संप्रभुता जो होती है वो स्थायी है, उसको हम कहीं भी खत्म नहीं कर सकते। अगली बात कि रूसो की जो सामान्य इच्छा संबंधी जो विश्लेषण में हॉब्स के संप्रभु की एक और विशेषता पाई जाती है और वो है एकता। तो एकता की बात को लेकर के भी दोनों विद्वानों में, जिस तरह से रूसो सामान्य इच्छा में मानता है कि वो सभी व्यक्तियों की सामूहिक इच्छाओं का एक योग है, तो उसमें क्या है, एकता का गुण है। तो हॉब्स भी संप्रभु के अंतर्गत जो मानता है वो एकता का एक रूप प्रदान करता है। अगली बात, रूसो और हॉब्स में जो समानता की हमको दिखाई देती है कि दोनों ही जो विद्वान हैं, यानी रूसो और हॉब्स, एक ही समझौते की चर्चा करते हैं और उसके बाद ये मानते हैं कि जब समझौता हो जाता है तो उसके फलस्वरूप या उसके बाद में राज्य और समाज दोनों की उत्पत्ति होती है। वह लॉक की तरह से दो समझौतों की चर्चा नहीं करते। तो इस संदर्भ में भी रूसो और हॉब्स जो हैं वो दोनों विद्वानों में हमें एक समानता नजर आती है। अगली बात, हॉब्स की तरह से रूसो भी सामान्य इच्छा को न्यायिक इच्छा कहता है और ये मानता है कि संप्रभु जो सदैव ही कैसा होता है, न्यायप्रिय होता है। यानी जिसके हाथ में शासन की जो बागडोर है वो कभी भी अन्याय नहीं हो सकता, बल्कि वो न्याय का ही साथ देगा और सदैव न्यायप्रिय होता है। इन सब के अतिरिक्त
हॉब्स और रूसो के बीच में जो सबसे बड़ी समानता हमें नज़र आती है वो ये है कि हॉब्स की तरह से ही रूसो के सामाजिक समझौते में भी व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों का समर्पण कर देता है। और समर्पण किसके हित में करता है? समाज के हित में करता है। और समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामान्य इच्छा भी उतनी ही निरंकुश है जितना कि हॉब्स का लेवियाथन। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि रूसो इस बात को स्पष्ट करना चाहता है, इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य का व्यक्तियों के पूर्ण जीवन पर अधिकार होता है और व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो इस तरह से अभी हमने बातचीत की कि रूसो और हॉब्स में किन बातों को लेकर हमें समानता दिखाई देती है। अब यदि हम हॉब्स और रूसो में अंतर की बात करें, भेद की बात करें, तो हमें कुछ बिंदुओं के आधार पर दोनों में अंतर या भेद नजर आता है। पहली बात जो हमें दिखाई देती है कि हॉब्स क्या कहता है? हॉब्स कहता है कि व्यक्ति अपनी शक्तियों का समर्पण एक व्यक्ति विशेष या समूह के प्रति करता है, जो कि संविदा यानी जो समझौते का कोई पक्ष नहीं होता बल्कि उससे बाहर है। लेकिन दूसरी ओर रूसो क्या कहता है? रूसो कहता है कि व्यक्ति अपनी जो शक्तियां हैं किसी व्यक्ति समूह को नहीं बल्कि पूरे समाज को समर्पित करता है। यानी वह स्पष्ट करना चाहता है कि व्यक्ति अपने आप को समष्टि के प्रति समर्पित करता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। और जो कुछ भी वो देता है वह उसे संप्रभुता संपन्न समाज का सदस्य होने के नाते दोबारा से मिल जाता है। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि इस तरह से राज्य में भी व्यक्ति जो है उतना ही स्वतंत्र रहता है जितना कि पहले रहता था। रूसो के राजनीतिक समाज की स्थापना से व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आती। अब यहाँ हम दूसरी बात करेंगे और साथ ही साथ इस संदर्भ में अगर हम बात करें हॉब्स की, तो हॉब्स ने ये जरूर स्पष्ट किया है कि जो समझौता होता है उसमें शक्तियों का समर्पण एक बाहरी सत्ता के प्रति होने के कारण हॉब्स रूसो के समान इस बात का दावा नहीं करता कि समझौते के बाद भी व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र रहता है जितना कि पहले था। तो इस तरह से दोनों में कुछ बातों को लेकर जो हमें भेद नजर आता है वह उसका स्पष्टीकरण दोनों ने अपने अनुसार दिया है। तो इस तरह रूसो का संप्रभु एक संपूर्ण समाज है जबकि हॉब्स का एक व्यक्ति है। अब हम जो दूसरा अंतर दोनों के विचारों में देखते हैं कि हॉब्स का जो संप्रभु है जिसकी वो चर्चा करता है अपने विचारों में, वह विधायी और कार्यपालिका दोनों शक्तियों पर अधिकार रखता है और इसलिए वह निरंकुश है। और निरंकुश इस रूप में है कि वह प्रजाजन, दास, किंतु जो रूसो का संप्रभु समाज है वो केवल जो है विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हॉब्स ने जिस संप्रभु की बात की है, विधायी और कार्यपालिका शक्तियों पर अधिकार तो रखता ही है और वो प्रजाजनों और दास के प्रति निरंकुशता की बात भी स्वीकार करता है। लेकिन जो रूसो है वो ये मानता है कि केवल संप्रभु समाज विधायी शक्ति का प्रयोग कर सकता है या करता है, कार्यपालिका शक्तियां वह सरकार को सौंप देता है जो कि उसकी अभिकर्ता या सेवक होता है। और तीसरी बात वो जो मानता है कि जो संविदा है यानी जो समझौता है उसके संदर्भ में वो कहते हैं कि दोनों की अगर हम संविदा की बात कर रहे हैं हॉब्स और रूसो की, तो व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्तियों का समर्पण करते हैं। लेकिन जहाँ तक अंतर अगर हम देखें तो रूसो क्या मानता है? रूसो कहता है कि संविदा में व्यक्ति द्वारा जब शक्तियों का समर्पण कर दिया जाता है तो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहती है, यानी उसकी स्वतंत्रता कभी भी नष्ट नहीं होती। लेकिन हॉब्स की जो संविदा के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से रूसो के सिद्धांत में ये भी माना गया है कि जो समस्त जनता है या समस्त जो समाज है, रूसो ने सारी शक्तियां उसको प्रदान की है और हॉब्स ने राजा को निरंकुश सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। यानी वो राजा को निरंकुश सत्ता देता है जबकि जो रूसो है वो सारी जो सत्ता है वो जनता को या समस्त समाज को प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार हमने हॉब्स और रूसो के विचारों में समानता की बात भी की और साथ ही साथ दोनों में अंतर की बात भी की है। अब जहाँ तक हम दोनों ही विद्वानों के महत्व की बात करें तो दोनों विद्वानों की राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अपनी महत्ता है और
इसलिए हम उनका जो योगदान है उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। बस मूल बात यह है कि दोनों ने सामाजिक समझौते की जो व्याख्या अपने अनुसार की है और उस रूप में अपने चिंतन को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज का यह व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम एक नए विषय, एक नए विचार के साथ पुनः आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत